नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर तिवारी और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं करंट टाइम क्लासेस प्रयागराज, जिसमें यहाँ पर करंट अफेयर पढ़ाई जा रही है। तो करंट अफेयर की सीरीज़ में आज हम लोग क्रॉनिकल मैगजीन का राष्ट्रीय वाला भाग पढ़ेंगे, जिसमें हमारी पहली न्यूज़ है विश्व के 2 सबसे ऊंची टैंक मरम्मत सुविधाएं स्थापित की गई हैं। तो दोस्तों, आपसे निवेदन करना चाहूँगा कि वीडियो को पूरा देखिएगा, अगर अच्छा लगे तब लाइक कीजिएगा, और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। पूरा वीडियो देखिएगा। आगे देखते हैं। विश्व के 2 सबसे ऊंची टैंक मरम्मत सुविधाएं स्थापित की गई हैं। हाल ही में भारतीय सेना ने चीन सीमा के निकट पूर्वी लद्दाख में 14,500 फीट से अधिक ऊंचाई पर विश्व की 2 सबसे ऊंची टैंक मरम्मत सुविधाएं स्थापित की है। इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। ये सुविधाएं पूर्वी लद्दाख की वास्तविक नियंत्रण जो रेखा है एलएसी चाइना से लगती है के निकट न्योमा और दौलत बेग ओल्डी सेक्टर में स्थापित की जाएंगी। पूर्वी लद्दाख में स्थान टैंक और पैदल सेना के लड़ाकू वाहनों के लिए विश्व का सबसे ऊंचा युद्ध क्षेत्र है। दोस्तों, अगली न्यूज है हमारी कि कोहिमा शांति स्थल स्मारक स्थल, इसके बारे में देखते हैं। तो भारत और जापान के राजदूत, भारत में मतलब जापान के राजदूत हिरोशी सुजुकी, पहले तो इनका नाम याद कर लीजिए कि जापान के राजदूत वर्तमान समय में भारत के कौन है, तो हिरोशी सुजुकी इसमें भारत में जापान के राजदूत हैं। और नागालैंड के मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो ने कोहिमा शांति स्मारक का उद्घाटन किया। यह इको पार्क कोहिमा की आधारशिला रखी, मतलब इसका नाम इको पार्क कोहिमा है, इसकी आधारशिला रखी और कोहिमा शांति स्मारक का उद्घाटन किया। आगे बढ़ें तो जापानी लोग कोहिमा की लड़ाई को इम्फाल की लड़ाई के साथ साथ द्वितीय विश्व युद्ध की सबसे विनाशकारी लड़ाइयों में से एक के रूप में याद करते हैं। इस वर्ष कोहिमा युद्ध हुआ था उसकी 80वीं वर्षगांठ के रूप में मनाया जा रहा है। आगे बढ़ें तो अगली न्यूज है हमारी कि आपराधिक न्याय प्रणाली प्रशासन में भारत का प्रगतिशील पथ सम्मेलन, इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। तो असम के गुवाहाटी में आपराधिक न्याय प्रणाली प्रशासन में भारत की प्रगतिशील पथ नामक शीर्षक से एक सम्मेलन का आयोजन किया गया है। इसका आयोजन केंद्रीय विधि एवं न्याय मंत्रालय द्वारा असम सरकार के सहयोग से किया गया। असम के मुख्यमंत्री डॉक्टर हेमंत बिस्वा शर्मा इसके मुख्य अतिथि थे। आगे बात करें तो सम्मेलन का उद्देश्य क्या था, तो इसका उद्देश्य था ब्रिटिश काल के आपराधिक कानून को निरस्त करने और देश में आपराधिक न्याय प्रणाली से संबंधित नए कानूनों को लागू करने के लिए सरकार द्वारा किए गए हालिया बदलाव के बारे में जागरूकता पैदा करना, ये इसका उद्देश्य था। आगे बढ़ें तो अगली न्यूज है कि भारत ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला, इसका आयोजन किया गया है। विस्तार से पढ़ें तो 15 से 17 मई के बीच कोच्चि में स्थित INS द्रोणाचार्य पर भारत ऑस्ट्रेलिया इंडोनेशिया त्रिपक्षीय समुद्री सुरक्षा कार्यशाला का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया। ध्यान दीजिएगा, ये दूसरा संस्करण है। इस कार्यशाला की थीम क्या थी, तो हिंद महासागर क्षेत्रीय समुद्री सुरक्षा बढ़ाने के लिए सहयोगात्मक प्रयास। इसी थीम से आपको इसका उद्देश्य भी समझ में आ जाएगा। बात करें अगली न्यूज़ तो वैध समारोह के अभाव में हिंदू विवाह वैध नहीं। किसने कहा? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो वैध समारोह के अभाव में यदि हिंदू विवाह हो रहा है तो वह वैध नहीं है। आगे विस्तार से पढ़ें तो हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में कहा कि वैध समारोह के अभाव में किसी हिंदू विवाह को हिंदू विवाह अधिनियम के तहत मान्यता नहीं दी जा सकती। वैध समारोह का मतलब है किसी अवैध तरीके से उसका विवाह न हुआ हो, वैध तरीके से हुआ हो तभी मान्यता दी जाएगी। जस्टिस BB नगरत्ना और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने कहा कि हिंदू विवाह एक पवित्र संस्कार है जिसे भारतीय समाज में महान मूल्य की संस्था के रूप में दर्जा दिया जाना चाहिए। आगे बढ़ें तो रन फॉर सन मैराथन हुई है, इसके बारे में विस्तार से पढ़ते हैं। 3 मई को सूर्य दिवस के अवसर पर, ध्यान दीजिएगा सूर्य दिवस कब होता है, 3 मई को के अवसर पर नई दिल्ली में
जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में रन फॉर सन मैराथन आयोजन किया गया। इस मैराथन का आयोजन नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय द्वारा किया गया। रन फॉर सन मैराथन को जलवायु परिवर्तन में कमी लाने, सभी के लिए स्वच्छ और स्वस्थ भविष्य की ओर बढ़ावा देने और सौर ऊर्जा की अहम भूमिका के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया। यह रन फॉर सन मैराथन 3 से 5 किलोमीटर की दौड़ इसमें शामिल थी। आगे बढ़ें तो अगली न्यूज है हमारी कि भारतीयों के लिए संशोधित आहार दिशा निर्देश। ये क्या है तो विस्तार से पढ़ते हैं। 9 मई को राष्ट्रीय पोषण संस्थान ने भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद के सहयोग से आवश्यक पोषण तत्वों की आवश्यकताओं को पूरा करने और गैर संचारी रोगों को रोकने के उद्देश्य से भारतीयों के लिए संशोधित आहार दिशा निर्देश जारी किया है। दिशा निर्देश के अनुसार बताया गया कि 56% से अधिक गैर संचारी रोग जो होते हैं वो आहार से जुड़े होते हैं। इसमें यह भी कहा गया कि चीनी की कुल जो है मात्रा 5% से कम होनी चाहिए। मतलब आप अगर 100% एनर्जी ले रहे हैं तो उसमें चीनी की मात्रा 5% से कम होनी चाहिए। आगे बात करें, यह दिशा निर्देश जो है मधुमेह, हृदय रोग और उच्च रक्तचाप के जोखिमों को कम करने में स्वास्थ्य आहार की निवारक क्षमता पर जोर देते हैं। अगली न्यूज है कि एसडीजी का स्थानीयकरण, स्थानीय शासन में महिलाओं की अग्रणी भूमिका। ये क्या है विस्तार से देखते हैं। 3 मई को संयुक्त राष्ट्र में भारत के अस्थायी मिशन और पंचायती राज मंत्रालय ने संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के सहयोग से एसडीजी का स्थानीयकरण, भारत में स्थानीय शासन में महिलाओं की अग्रणी भूमिका नामक एक शीर्षक से कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ये क्या है यह कार्यक्रम 29 अप्रैल से 3 मई 2024 के मध्य संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय, ये कहाँ है, न्यूयॉर्क में आयोजित किया गया। जनसंख्या एवं विकास आयोग के 17वें सत्र के दौरान इसका आयोजन किया गया। जनसंख्या एवं विकास आयोग का 17वां सत्र चल रहा था, उस समय इसका आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भारत का प्रतिनिधित्व 3 निर्वाचित महिला प्रतिनिधियों ने किया, जिनका नाम नीरू यादव, सुप्रिया दास दत्ता और कुनुक हेमा कुमारी ने किया। अगली न्यूज है कि लागत प्रभावी इन्वर्टर के लिए आईआईटी पटना को पेटेंट दिया गया है। अब आगे देखते हैं इसके बारे में विस्तार से। हाल ही में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना आईआईटी पटना को उसके स्वदेशी रूप से विकसित हल्के, कॉम्पैक्ट और आसानी से ले जाने वाले इन्वर्टर को भारत सरकार के पेटेंट कार्यालय द्वारा पेटेंट प्रदान किया गया। आईआईटी पटना के अकादमिक डीन जो हैं, क्या नाम इनका, ए.के. ठाकुर के अनुसार पेटेंट की गई तकनीक देश को पोर्टेबल पावर मॉड्यूल के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने के लिए मददगार साबित होगी। इस तकनीक के व्यावसायिक उपयोग पर 20 वर्षों तक संस्थान का कॉपीराइट होगा। 20 वर्ष तक इसी का कॉपीराइट होगा। यह आविष्कार जो है बैटरी और इन्वर्टर को एक ही इकाई में एकीकृत करता था। अभी तक आप लोगों ने देखा होगा बैटरी अलग होती थी, इन्वर्टर अलग होता था। अब दोनों एक ही इकाई में एकीकृत होंगे, जिसका वजन लगभग 80% तक कम हो जाएगा। तो अगली न्यूज हमारी है कि रवि वर्मा की पेंटिंग इंदुलेखा की पहली सच्ची प्रति का अनावरण। इसको विस्तार से बताने के पहले मैं बता दूं कि आप सिर्फ इतना याद रखिएगा कि इंदुलेखा पेंटिंग किसकी है, तो रवि वर्मा की है। इनके बारे में देखते हैं। 29 अप्रैल को प्रसिद्ध चित्रकार राजा रवि वर्मा की पेंटिंग इंदुलेखा की पहली वास्तविक प्रति का अनावरण उनकी 176वीं जयंती समारोह के अवसर पर केरल के किलिमनूर पैलेस में किया गया। आगे बढ़ें तो वर्ष 1889 में ओ चंदू मेनन द्वारा प्रकाशित पहले आधुनिक मलयालम उपन्यास की नायिका इंदुलेखा की पेंटिंग वर्ष 2022 में सार्वजनिक डोमेन में आई थी। तैलचित्र में इंदुलेखा को 1892 का एक पत्र पकड़े हुए दिखाया गया है। ये तेल चित्र मतलब तेल से बनी हुई ऑयल पेंटिंग है। यह रवि वर्मा की शैली की विशेषता, विस्तार, समरूपता, सावधानी पूर्वक ध्यान प्रदर्शित करती है। किलिमनूर पैलेस केरल के किलिमनूर में स्थित एक महल है। यहीं पर 1848 में चित्रकार राजा रवि वर्मा का जन्म हुआ था। आगे बढ़ें तो राजा रवि वर्मा 1848 से 1906 तक
को भारत में आधुनिक कला के इतिहास में अग्रणी शख्सियतों में से एक माना जाता है। अगली न्यूज़ है कि महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। तो 9 मई को महाराणा प्रताप की जयंती मनाई गई। जूलियन कैलेंडर के अनुसार महाराणा प्रताप का जन्म 9 मई 1540 को मेवाड़ के कुंभलगढ़, जो कि अब राजस्थान में है, मेवाड़ के कुंभलगढ़ में हुआ था। राणा प्रताप सिंह मेवाड़ के 13वें राजा उदय सिंह द्वितीय के सबसे बड़े पुत्र थे महाराणा प्रताप सिंह। इनके बारे में और बातें जानते हैं। तो महाराणा प्रताप सिंह और अंबर के राजा मान सिंह, जो उस समय मुगल सम्राट अकबर के सेनापति थे, तो इनके बीच में हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में मेवाड़ में लड़ा गया था। कब लड़ा गया था? 1576 में। कौन सा युद्ध था? तो हल्दी घाटी का युद्ध। कहाँ लड़ा गया? मेवाड़ में लड़ा गया। किसके बीच में लड़ा गया? राणा प्रताप और मान सिंह के बीच में। तो राणा प्रताप थे। मान सिंह कौन थे? तो अंबर के तो राजा थे ही, साथ साथ वो मुगल सम्राट के सेनापति थे। उस समय मुगल सम्राट कौन था? तो अकबर थे। ठीक। महाराणा प्रताप ने एक बहादुरीपूर्ण युद्ध लड़ा, लेकिन मुगल सेना से हार गए। हालांकि 1579 के बाद मेवाड़ पर मुगलों का दबाव कम हो गया और महाराणा प्रताप ने कुंभलगढ़, उदयपुर, गोगुंदा सहित पश्चिमी मेवाड़ पर कब्जा कर लिया। इस अवधि के दौरान उन्होंने आधुनिक डूंगरपुर, जो मतलब आज डूंगरपुर है, उसी के पास चावड़ नामक एक राजधानी भी बनाई। 19 जनवरी 1597 को 57 वर्ष की उम्र में महाराणा प्रताप का निधन हो गया। अगली न्यूज़ है फ़कीर लालन शाह की 250वीं जयंती मनाई गई है। विस्तार से देखें तो 20 से 22 मई के मध्य सूफी संत और मानवतावादी कवि फ़कीर लालन शाह की 250वीं जयंती मनाने के लिए बांग्लादेश के शेरपुर में 3 दिवसीय इंडो बांग्ला संगीत समारोह शुरू किया गया। कहाँ शुरू किया गया? बांग्लादेश में, बांग्लादेश के शेरपुर में। ठीक है, शेरपुर में। फ़कीर लालन शाह का जन्म 1774 में आधुनिक बांग्लादेश के झेनाइदाह जिले के होरीसपुर में हुआ था। वे रामकृष्ण परमहंस और स्वामी विवेकानंद के समकालीन थे, उन्हीं के समकालीन थे। उन्हें बाउल संगीत, बाउल म्यूजिक का जनक भी माना जाता है। आगे बढ़ें तो 2008 में बाउल गीतों को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में शामिल किया गया था, बाउल संगीत को। आगे बढ़ें तो अगली न्यूज़ है कि 3 भारतीय साहित्यिक कृतियां यूनेस्को के MOW रीजनल रजिस्टर में शामिल हो गई हैं। इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है, याद रखिएगा। रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोकलोकन को यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड एशिया पैसिफिक रीजनल रजिस्टर में शामिल कर लिया गया है। इसके बारे में विस्तार से देखते हैं। यह मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड कमेटी फॉर एशिया एंड द पैसिफिक की 10वीं आम बैठक में लिया गया इसका निर्णय, जो 7 से 8 मई 2024 के दौरान मंगोलिया की राजधानी उलान बटोर में आयोजित किया गया था। मंगोलिया की राजधानी कहाँ है? उलान बटोर। ठीक है। अब एक को विस्तार से देखते हैं। तो रामचरितमानस तुलसीदास की 16वीं शताब्दी में अवधी भाषा में लिखा गया एक ग्रंथ है। बात करें पंचतंत्र की, तो पंचतंत्र संस्कृत में लिखी गई दंत कथाओं का संग्रह है और इसके 5 अलग अलग खंड हैं, इसीलिए इसे 5 पंचतंत्र कहा जाता है, जिनमें से प्रत्येक एक विशिष्ट सिद्धांत पर केंद्रित हैं और माना जाता है कि इसे किसने लिखा है? विष्णु शर्मा ने लिखा है। सहृदय लोकलोकन ये ध्यानलोक पर एक संस्कृत टिप्पणी है। ठीक है। आगे बढ़ें तो मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड प्रोग्राम मानवता का दस्तावेजी विरासत की सुरक्षा के लिए 1992 में यूनेस्को द्वारा शुरू की गई एक अंतर्राष्ट्रीय पहल है। ठीक है। उसके बाद इसका उद्देश्य क्या होता है? तो दस्तावेजी विरासत विशेष रूप से दुर्लभ और लुप्तप्राय विरासत की सुरक्षा और उन तक पहुंच और उपयोग को सुविधाजनक बनाना। दोस्तों, इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। अगर ज़रा सा भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, पुराने हैं तो दोस्तों के पास शेयर करिएगा। बाकी कुछ सुझाव देना हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है। वीडियो पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।